ऐरात नगर में गांधार का गुप्तचर आचार्य चाणक्य को ढूंढता हुआ उस सराय की ओर बढ़ रहा था जहां सुबह ही उसकी उनसे भेंट हुई थी। हालांकि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि चाणक्य और चंद्रगुप्त कहां ठहरे हुए हैं, क्योंकि उस नगर में बहुत सारे सराय थे। वो सराय के आसपास मौजूद सैनिकों से उनके बारे में पूछताछ करने लगा, लेकिन सभी ने बताने में अपनी असमर्थता जताई। इधर सराय में कक्ष के भीतर चाणक्य चंद्रगुप्त और नायक के साथ बैठकर आगे की रणनीति पे विचार कर रहे थे। इसी बीच व्यापारी अपनी गाड़ी बनवाकर सराय में वापस आ चुका था और कक्ष के नजदीक पहुंच चुका था। वो द्वार खोलकर भीतर प्रवेश करता, लेकिन तभी उसके कानों में चंद्रगुप्त की आवाज सुनाई पड़ी। उसने मन में विचार किया, ये लोग अभी तक जगे, इतनी रात को क्या बातें कर रहे हैं। व्यापारी वहीं द्वार पे खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगा। चंद्रगुप्त बोला, आचार्य, अब आगे क्या करना है? क्या हमें यहाँ से और जानकारी जुटानी है? चाणक्य गंभीर होकर बोले, सिकंदर के खेमे की जितनी जानकारी हमें चाहिए थी उतनी मिल गई। मुझे लगता है कि हमें सुबह होते ही यहाँ से प्रस्थान कर जाना चाहिए। नायक चाणक्य की बात से सहमत दिखा, लेकिन चंद्रगुप्त के चेहरे पे चिंता के भाव नजर आ रहे थे। चाणक्य ने उसे देखा और बोले, क्या हुआ? तुम्हें सिकंदर के बारे में कुछ और जानना है? चंद्रगुप्त बोला, नहीं आचार्य। नायक बोला, तो मित्र, तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या तुम वापस नहीं जाना चाहते? चंद्रगुप्त बोला, ऐसा नहीं है, किंतु मैं तो गांधार के उस गुप्तचर को लेकर चिंतित हूं जो हमारा पीछा करते हुए यहां तक आ गया। क्या आपको लगता है उसने हमें पकड़ने के लिए अभी तक कोई योजना नहीं बनाई होगी, या वो हमारी खोज नहीं कर रहा होगा? उसके होते हुए हम इतनी आसानी से यहां से निकल नहीं पाएंगे। चंद्रगुप्त की बात सुनकर चाणक्य और नायक भी सोच में पड़ गए, क्योंकि चंद्रगुप्त की बात सही थी। चाणक्य बोले, तुम सही कह रहे हो चंद्रगुप्त, ये समस्या तो है, इसलिए इसका समाधान भी खोजना पड़ेगा। हमें उस गुप्तचर का ध्यान भटकाने के लिए एक नई योजना बनानी पड़ेगी। चंद्रगुप्त ने भी सहमति में अपना सर हिलाया। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाते, तभी एक झटके के साथ कक्ष का द्वार खुल गया। तीनों ने द्वार की तरफ देखा तो सामने व्यापारी खड़ा था। उन तीनों का सत्य जान वो अचंभित था। वहीं गुप्तचर भी अब ठीक उसी सराय के नजदीक पहुंच चुका था। इधर सुकन्या इरावती को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर चुपचाप गुफा के भीतर बैठी हुई थी। उसे प्रतीक्षा थी तो सिर्फ उस पल की जब इरावती के अपहरणकर्ता कहीं दूर चले जाए। कुछ देर बाद सभी लोग इरावती को वहीं बंधा छोड़ गुफा में अंदर की ओर चले गए, जहां वो निवास करते थे। मौका मिलते ही सुकन्या तुरंत ही इरावती के पास जा पहुंची। उसने देखा वहां आसपास कोई नहीं था। इरावती वहीं एक पत्थर से बंधी हुई थी। सुकन्या ने तुरंत ही उसके मुंह से कपड़ा हटाया। इरावती घबराती हुई बोली, तुम यहाँ क्यों आई? सुकन्या फुसफुसाती हुई बोली, धीरे बोलो, वो लोग सुन लेंगे। इरावती भी धीमी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्यों आई? वो मार डालेंगे तुम्हें, बहुत खतरनाक है ये लोग। सुकन्या उसके बंधे हुए हाथ पैर खोलती हुई बोली, तुम मित्र हो मेरी, तुम्हें अकेला कैसे छोड़ देती? इरावती जिद करती हुई बोली, तुम जाओ यहाँ से, वो भी आते ही होंगे। अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें भी मार डालेंगे। जाओ यहाँ से अभी। सुकन्या ने उसकी रस्सियां खोल दी और बोली, अब जाऊंगी तो तुम्हें साथ लेकर ही। तभी पीछे से एक आवाज आई, हम साथ जाने देंगे तब ना। उन दोनों ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां 3-4 आदमी खड़े थे और साथ ही वही अधेड़ उम्र का आदमी भी। इरावती चिल्लाते हुए बोली, सुकन्या, भागो भागो यहाँ से। सुकन्या ने उसका हाथ पकड़कर खींचना चाहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उन लोगों ने सुकन्या को चारों ओर से घेर लिया। इरावती उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, चाचा उसे जाने दीजिए, गलती हो गई उससे। उस व्यक्ति ने गुस्से में अपनी आंखें दिखाते हुए कहा, शांत, एकदम शांत, आगे कुछ कहा तो अभी चीर डालूंगा इसे। इरावती तुरंत चुप हो गई। उस व्यक्ति ने सुकन्या को देखा और बोला, तुम मित्र हो इसकी, इसे छुड़ाने आई हो? ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर।
या तो तुम मुझे इससे वो धन दिलवा दो जो उसके माँ बाबा ने छिपाया था, या फिर उतना ही धन तुम मुझे ला कर दे दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी मित्र दोनों को जाने देंगे। सुकन्या हैरान होकर बोली, धन? मैं धन कहां से दूंगी? वो व्यक्ति हंसते हुए बोला, क्या हुआ? नहीं दे सकती? धन नहीं दे सकती तो जान तो दे ही सकती हो। मैंने सुना है लोग मित्र के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, तुम भी दे दो। इतना बोल उस व्यक्ति ने सुकन्या को भी इरावती के साथ बांधने का इशारा किया। अगले पल सुकन्या को भी इरावती के साथ बांध दिया गया। उस व्यक्ति ने इरावती से कहा, बस रात्रि भर का समय है, 3 प्रहर तो बीत भी चुके हैं। धन का पता बता दो, नहीं तो तुम्हारे साथ तुम्हारी मित्र भी मारी जाएगी। इतना बोल वो वहां से चले गए। इरावती गिड़गिड़ाती रही लेकिन उसकी एक ना सुनी गई। सुकन्या बोली, क्या सच में कोई धन है जिसका तुम्हें पता है? इरावती बोली, नहीं, मुझे नहीं पता। माँ बाबा ने कभी मुझे उस बारे में नहीं बताया। अब तुम भी यहाँ कह दो, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? सुकन्या कुछ सोचती हुई बोली, जब याचना से काम ना चले तो योजना से काम लेना चाहिए। अब वो जब आए और तुमसे दोबारा धन के बारे में पूछे तो कह देना कि तुम्हें पता है कि वो धन कहाँ रखा गया है और तुम उन्हें उस स्थान पर ले जाओगी। इरावती हैरान होकर बोली, सुकन्या ये क्या कह रही हो तुम? अगर उन्हें पता चला कि हम झूठ बोल रहे हैं तो वो हमें अवश्य ही मार डालेंगे। सुकन्या बोली, हम तो वैसे भी मारे जाएंगे। मेरे पास एक योजना है, तुम सिर्फ उन्हें इतना कहना कि तुम्हें धन की जगह का पता है। इरावती बोली, ठीक है, लेकिन जब वो जगह पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगी? कहां लेकर जाऊंगी उन्हें? सुकन्या बोली, हमारे आश्रम के दक्षिण की ओर जंगल है, तुम्हें उन्हें वहां चलने के लिए कहना है। इरावती ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, किंतु उसके आगे क्या? सुकन्या मुस्कुराते हुए बोली, उसके आगे क्या होगा वो तुम मुझ पे छोड़ दो। ये सुनकर जहां इरावती घबराहट के कारण डर रही थी, वहीं सुकन्या अपने दिमाग में चल रही योजना को सोच मुस्कुरा रही थी। एक तरफ जहां सुकन्या इरावती और खुद पे मंडरा रहे खतरे से निकलने की योजना बना चुकी थी, वहीं दूर मगध में खतरा धीरे धीरे विशाखा की ओर बढ़ रहा था। विशाखा अगली सुबह महाराज धनानंद के साथ पच्ची में उठ रहे विद्रोह को शांत करने हेतु यात्रा पे जाने वाली थी, लेकिन शायद कोई चाहता था जो नहीं चाहता था कि विशाखा महल से बाहर जाए। रात्रि के 4 प्रहर बीत चुके थे, सूर्योदय होने वाला था। एक नकाबपोश व्यक्ति मगध के राजमहल में चुपके चुपके सैनिकों की नजर से बचते हुए विशाखा के कक्ष की ओर बढ़ रहा था। वो विशाखा के विश्राम कक्ष में घुसा। उसके हाथ में खंजर था। वो हल्के कदमों से बिना आवाज किए विशाखा के बिस्तर की तरफ बढ़ा। सावधानी बरतने के बावजूद अचानक उसके पैर वहां रखी मेज से जा टकराए। ठोकर लगते ही उस मेज में रखी फूलों से भरी एक तश्तरी नीचे गिरने वाली थी कि नकाबपोश ने उसे तुरंत अपने हाथों में थाम लिया। सारे फूल नीचे गिर गए लेकिन कोई भी आवाज नहीं हुई। एक क्षण के लिए उसकी जान गले में अटक गई थी। उसने धीरे से तश्तरी को वहीं जमीन पर रख दिया और आगे बढ़ा। विशाखा अपने बिस्तर पर आराम से सोई हुई थी। वो नकाबपोश व्यक्ति धीरे से बिस्तर के नजदीक पहुंचा और अपने खंजर को मजबूती से पकड़ लिया। वो अपना खंजर विशाखा पर चलाने वाला था कि तभी वो एक झटके में उठ बैठी। विशाखा की नींद अचानक से खुल गई थी। सामने एक नकाबपोश और उसके हाथ में खंजर देखकर वो डर गई और उसके मुंह से एक जोर की चीख निकली। नकाबपोश ने फुर्ती से उसका मुंह बंद किया और उस पर खंजर चलाने को हुआ कि तभी विशाखा ने अपने हाथों से उसे जोर का धक्का दिया। वो व्यक्ति असंतुलित होकर पीछे गिर पड़ा और उसी मौके का फायदा उठाकर विशाखा अपने बिस्तर से नीचे कूद पड़ी और जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। वो तेजी से द्वार की ओर भागी, लेकिन तब तक नकाबपोश संभल चुका था। उसने देखा कि विशाखा कक्ष से बाहर भागने का प्रयास कर रही है। उसने तेजी से अपना खंजर विशाखा की ओर चला दिया। खंजर विशाखा के बिल्कुल गले के पास से निकलता हुआ दीवार पे जा टकराया। विशाखा के मुख से चीख निकल गई। उसे एक पल को लगा कि शायद खंजर उसके गले को घाव दे गया, लेकिन जब उसने हाथ लगा के देखा तो वो बिल्कुल सही सलामत थी। उसकी चीख सुनकर कुछ सैनिक तुरंत ही उसके कक्ष में आए। इतने सारे सैनिकों को सामने देख उस नकाबपोश व्यक्ति ने वहां से भागना ही उचित समझा। वो कक्ष की खिड़की की तरफ भागा और वहां से नीचे कूद गया। कुछ सैनिक उसके पीछे भागे और कुछ सैनिक वहीं रुक गए। एक सैनिक बोला, आप ठीक तो हैं?
विशाखा ने हाँ में सर हिलाया। तभी उस सैनिक की दृष्टि दीवार पे जा लगे खंजर पे गई। वो उस खंजर के नजदीक गया और उसे दीवार से निकालकर ध्यान से देखने लगा। तभी एक दूसरा सैनिक बोला, क्या देख रहे हो? वो सैनिक बोला, ये खंजर। इस प्रकार के खंजर का प्रयोग तो वज्जीनगर के सैनिकों द्वारा ही किया जाता है। और ये देखो, इस पे वज्जीनगर का राज चिन्ह भी बना हुआ है। ये कहकर उसने सभी को वो खंजर दिखाया। विशाखा ने जब उस खंजर पे वज्जी का राज चिन्ह देखा तो भय से कांप उठी। आखिर उसके वज्जी पहुंचने से पहले ही कौन उसे मारना चाहता था। इधर गुप्तचर उस सराय में प्रवेश कर चुका था। उसे एक व्यक्ति से ज्ञात हो चुका था कि जिनकी वो तलाश कर रहा है, ऐसे व्यक्ति इसी सराय में ठहरे हैं। गुप्तचर ने भीतर आकर एक बार फिर सराय के मालिक से चाणक्य के बारे में पूछा। सराय के मालिक ने गुप्तचर के द्वारा बताया गया हुलिया सुनकर कहा, हाँ, वो यहीं रुके हैं। वो 3 लोग हैं, उनके साथ एक व्यापारी भी है। उसे मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं, वो यहाँ आता रहता है। लेकिन वो 3 नए व्यक्ति हैं, उन्हें पहले कभी इस नगर में नहीं देखा। उनमें से एक व्यक्ति तो हमेशा सर पर चादर डाले रहता है, धूप में भी। गुप्तचर समझ गया कि वो अवश्य ही चाणक्य होंगे। उसने तुरंत पूछा, अभी कहाँ है वो सब? सराय के मालिक ने कहा, वो ऊपर के कमरे में ठहरे हुए हैं। इतनी रात्रि को कमरे में ही विश्राम कर रहे होंगे, और कहाँ जा सकते हैं? गुप्तचर गुस्से में बोला, उनका मरना मेरे ही हाथों लिखा है। देखता हूं आज वो मेरे हाथों से कैसे बचेंगे। उसने तुरंत कुछ गांधार और यवन के सैनिकों को भीतर कुछ गुप्तचरों के होने की सूचना दी और उनसे मदद मांगी। उनकी बात मान यवन सेना के कुछ मुख्य सैनिक गांधार के सैनिकों के साथ सराय के भीतर गए। उन्होंने जल्दी ही सराय के बाकी कमरों को खाली करवा दिया। अब गुप्तचर उन सभी सैनिकों के साथ उस कक्ष के पास गया जहां चाणक्य और उनके साथी टिके थे। गुप्तचर ने बाहर से द्वार को खोलना चाहा, लेकिन वो द्वार अंदर से बंद था। गुप्तचर ने बाहर से आवाज लगाई, चाणक्य, द्वार खोलो, चाणक्य, द्वार खोलो। अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। गुप्तचर फिर बोला, तुम अब बच नहीं सकते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम द्वार खोलो और आत्मसमर्पण कर दो। द्वार खोलो। अंदर से अब भी कोई आवाज नहीं आई। गुप्तचर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, अब यह द्वार तोड़ना ही होगा। ये सुने यवन सैनिक ने अन्य सैनिकों को द्वार तोड़ने का इशारा किया। अगले पल वहां मौजूद सैनिकों ने पूरी ताकत के साथ द्वार पर धक्का मारा। द्वार एक ही झटके में खुला। जैसे ही सबने अंदर प्रवेश किया तो वहां का दृश्य देख वो अचंभित रह गए। कक्ष अंदर से पूरी तरह खाली था और एक कोने में वो व्यापारी बंधा पड़ा था। उस व्यापारी के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, इसलिए वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। गुप्तचर ने तुरंत ही उस व्यापारी का मुंह खोला और गुस्से में पूछा, कहां गए साहब? वो लोग कहां गए? व्यापारी बोला, तीनों मुझे यहाँ बांधकर मुख्य द्वार की ओर भागे। शायद वो आज रात ही रात नगर छोड़ के जाने वाले। नमक हराम है सबके सब। मुझे रस्सियों से बांध दिया और मेरे वस्त्र और गांधार नरेश की मोहर लगा मेरा राजपत्र भी ले गए। उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। व्यापारी गुस्से में बोल रहा था। वही राजमोहर और वस्त्र की बात सुन गुप्तचर बोला, उन्हें यहाँ से गए हुए कितनी देर हो चुकी है? व्यापारी बोला, ज्यादा नहीं, अभी कुछ देर पहले ही वो यहाँ से निकले। गुप्तचर ने सोचा, मेरे प्रवेश करने के बाद मैंने उन्हें सराय से बाहर जाते हुए नहीं देखा, यानी कि मेरे प्रवेश करने से पहले वो निकले और उन्हें यहाँ के अन्य मार्ग नहीं पता, तो मुख्य द्वार तक पहुंचने में उन्हें समय लग जाएगा। मुझे छोटे रास्ते से मुख्य द्वार तक जाना होगा ताकि मैं उन्हें पकड़ सकूं। ऐसा विचार कर वो गुप्तचर तुरंत ही नीचे की ओर भागा। वो फुर्ती से अपने घोड़े पे बैठा और मुख्य द्वार की ओर जाने वाले एक छोटे मार्ग पे चल दिया। थोड़ी ही देर में गुप्तचर ऐरात के मुख्य द्वार पे खड़ा था। उसने इधर उधर दृष्टि घुमाई, लेकिन सिवाय सैनिकों के वहां और कोई नहीं था। उसने वहां पहरा दे रहे गांधार के सैनिकों से पूछा, क्या तुम लोगों ने अभी अभी 3 व्यक्तियों को यहाँ से बाहर जाने दिया? वो तीनों व्यापारी के वेश में होंगे। उनके पास गांधार नरेश की मोहर लगा पत्र भी है। क्या किसी ने तुम्हें वो पत्र दिखाया? वहां पहरा दे रहे सैनिकों ने मना कर दिया। वो एक पहचान वाले सैनिक से मिला और बोला, मित्र, मुझे एक व्यक्ति की खोज है जो गांधार के साथ साथ यवन सेना के लिए भी बहुत खतरनाक है। मैं चाहता हूं कि गांधार या बाहर से आए सभी यात्रियों और व्यापारियों को वापसी के समय यहाँ रोका जाए और उनकी जांच की जाए। हमें उन्हें पकड़ना ही होगा। वो यहाँ गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा करने आया है।
सैनिक उसकी बात मान तुरंत ही उसे यवन सेना प्रमुख के पास ले गया और उसकी सारी बात बताई। यवन सेना प्रमुख ने तुरंत ही मार्ग को बंद करने का आदेश दे दिया। ये सुन गुप्तचर के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। उसने खुश होते हुए खुद से कहा, अब मैं भी तो देखूं कि चाणक्य मुझसे बचकर कैसे निकल सकता है। थोड़ी देर में मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। चारों तरफ सैनिकों का कड़ा पहरा लगा दिया गया। वहां से बाहर निकलने के सभी द्वार बंद हो चुके थे।